नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 24 फरवरी 2022 की डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। कौन कौन से आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल है यूक्रेन एज अ मैट्रियोश्का डॉल ऑफ क्राइसिस। यूक्रेन की क्राइसिस के रिस्पेक्ट में एक आर्टिकल है। एक प्रकार से आप कह सकते हो रिवीजन हो जाएगा क्या हुआ यूक्रेन में 2014 में, कैसे यूक्रेन के अंदर एक कह लीजिए प्रो वेस्टर्न कूप हुआ, एंटी रशिया कूप हुआ, रशिया का स्टैंस यहाँ पे क्या है, किस प्रकार से वेस्टर्न कंट्रीज ने सिस्टमैटिकली रशिया के सिक्योरिटी कंसर्न्स को साइडलाइन किया है। इन सब चीजों के बारे में आर्टिकल में बता रखा है, हम देखेंगे। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है द बजट लैक्स पावर टू ट्रांसफॉर्म सर्विसेज। अब इस पर्टिकुलर आर्टिकल को मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा हूं। देखिए, इसमें बजट को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, सरकार को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, सही है, लेकिन जो बजट के स्टैटिस्टिक्स हैं वो कुछ इस एक तो पहली बात क्लियर तरीके से स्टैटिस्टिक्स सामने रखे नहीं गए। परसेंटेज के टर्म्स में बात की गई है, एक्चुअल एलोकेशंस के टर्म्स में कम बातचीत की गई है। उसके बाद से स्टैटिस्टिक्स को कुछ इस प्रकार से सामने रखा गया है कि ओवरऑल पिक्चर आपके सामने नहीं निकल के आ रही है, एंटी बजट पिक्चर निकल के आ रही है। तो कुछ बहुत आप कह लो कंक्रीट यहाँ पे आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से स्टैटिस्टिक्स नहीं निकलेगा। सिर्फ क्रिटिसाइज करने की बेसिस पे एक आर्टिकल को हम डिस्कस करने लगे, वो सही नहीं लगता है। इसलिए मैं जबरदस्ती इस आर्टिकल को छोड़ रहा हूं। इसको मत ही पढ़िए, क्योंकि जिन आर्टिकल्स में सही में प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स होते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। इसको मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूं। नेक्स्ट, पीपल्स एंडोर्समेंट। देखिए, डीएमके ने जो तमिलनाडु के लोकल बॉडी इलेक्शन से इनको जीत लिया। देखिए, कुछ पॉलिटिकल न्यूज भी कभी कभी हम डिस्कस कर लेते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में क्या चल रहा है, किस प्रकार से पॉलिटिक्स काम कर रही है, उसकी बेसिक जानकारी हमें पता होनी चाहिए। कौन से लीडर ने स्पेसिफिकली किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या किया, ये आप अपने इलाके के बारे में पता रखें, उतना इनफ है। लेकिन ओवरऑल अलग अलग स्टेट्स में पॉलिटिक्स क्या हो रही है उसके बारे में आपको एक व्यू पॉइंट तो पता होना चाहिए, ताकि अगर आपसे कोई पूछ दे इंटरव्यू में कुछ, तो आपके पास बोलने के लिए कुछ हो। तो इसलिए इस प्रकार के आर्टिकल्स में अक्सर कर डिस्कस कर लेता हूं। फिर ओवरऑल यहाँ पे जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है इंडिया ने यूएई के साथ, उसके रिस्पेक्ट में एक आर्टिकल दिया हुआ है, तो इसको यहाँ पे देखेंगे। रिपीटेड पॉइंट्स हैं, कुछ एक दो नए पॉइंट्स हैं। फिर नेक्स्ट आर्टिकल जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है अ रिडक्शनिस्ट अप्रोच। बेसिकली नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को सॉर्ट आउट करने के लिए हमारी जो अप्रोच है वो गलत है। देखिए, दो प्रकार की हेल्थ अप्रोचेस होती हैं। एक तो इंडिविजुअल हेल्थ अप्रोच होती है, एक पॉपुलेशन हेल्थ अप्रोच होती है। हमारे देश में इंडिविजुअल हेल्थ अप्रोच को फॉलो किया जाता है, पॉपुलेशन हेल्थ अप्रोच हम फॉलो नहीं करते हैं। इसीलिए हम एनसीडी जैसी बीमारियों से इफेक्टिव तरीके से नहीं लड़ पा रहे हैं, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। तो इस आर्टिकल को देखेंगे। और एक और आर्टिकल है कि भाई तेलंगाना में जो कांग्रेस है वो अंदर से कैसे कमजोर पड़ गई है, कैसे तेलंगाना की जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो पार्टी हॉबिंग कर रहे हैं। अभी तेलंगाना के अंदर कांग्रेस का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। एमएलए टी जयप्रकाश रेड्डी, इनके बारे में अगर बात की जाए तो ये पहले भी न्यूज में रहे, एक दो आर्टिकल्स में हमने इनके बारे में बात की। तो छोटा सा कुछ मिनट में हम इस आर्टिकल में क्या बताया जा रहा है वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो ऑलमोस्ट सारे आर्टिकल्स डिस्कस कर रहे हैं। ड्राफ्टिंग अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इज इम्पॉसिबल, इस आर्टिकल को मैं डिटेल में यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, कोशिश करूंगा कभी और से। वैसे बहुत कॉन्क्रीट पॉइंट्स नहीं, कुछ अच्छे पॉइंट्स है, बट अभी के लिए 5 आर्टिकल शॉर्टलिस्ट किए हैं, वो 5 आर्टिकल्स हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। दोनों ही चीजों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड इफ पॉसिबल फॉर यू फ्रेंड्स, प्लीज क्लिक द ज्वाइन बटन। तो पॉपुलेशन लेवल इंटरवेंशंस आर मिसिंग इन इंडियाज अप्रोच टुवर्ड्स टैकलिंग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। देखिए, पॉपुलेशन हेल्थ की अगर आप बात करो तो इंडिविजुअल्स की हेल्थ के बजाय एक बड़े स्टेप पे जाके सोचना है, इसको आप बोलते हो पॉपुलेशन हेल्थ। ठीक है ना। अगर इंडिविजुअल हेल्थ और पॉपुलेशन हेल्थ के बीच का आपको फर्क जानना हो, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर सुसाइड रेट नाम के इस पर्टिकुलर पैरामीटर को आप ट्रैक कर रहे हो, तो आप समझ पाओगे कि हाँ भाई, पॉपुलेशन हेल्थ इज मच मोर देन इंडिविजुअल हेल्थ। इंडिविजुअल हेल्थ में एक इंडिविजुअल को क्या बीमारी हुई, उसको क्या प्रॉब्लम है, डिप्रेशन, आप इस चीज को देखते हो। जब आप सुसाइड रेट जैसी चीजों को मॉनिटर करते हो तो वहां पे आप सिर्फ वो हेल्थ के पैरामीटर्स नहीं मॉनिटर कर रहे हो कि कोई बीमारी हो गई, दिमाग से आदमी जो परेशान है और उसकी वजह से उसकी मृत्यु हो रही, उसको भी आप मॉनिटर कर रहे हो। तो मतलब कहने का मतलब यहां पे ये है कि पॉपुलेशन हेल्थ नाम का जो पैरामीटर है वो इंडिविजुअल हेल्थ से बहुत ज्यादा डाइवर्स पर्सपेक्टिव रखता है। ठीक है, ये बातें यहां पे बताई जा रही। फिर अगर एक कह लीजिए सुसाइड की बात की जाए, बीमारी की बात की जाए, उसकी अपनी खुद की एक आइटियोलॉजी होती है। आइटियोलॉजी मतलब साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ कॉज ऑफ अ डिजीज। बेसिकली क्यों एक डिजीज हुई उसकी स्टडी करना आइटियोलॉजी। तो सुसाइड या कोई भी और बीमारी उसकी अपनी आइटियोलॉजी होती है। तो यहाँ पे सेटेरिस पेरिबिस नाम का एक शब्द इस्तेमाल किया गया, मतलब अगर बाकी सारी कंडीशन सेम है तो एक पर्टिकुलर फैक्टर किस प्रकार से एक्ट कर रहा है। तो इन सब चीजों की स्टडी जब ओवरऑल आ जाती है तब पॉपुलेशन हेल्थ वाले फैक्टर्स थोड़े आने लगते हैं।
इंडिया में एक चीज होती है कि आप हेल्थ के पर्सपेक्टिव को इंडिविजुअल हेल्थ से देखो या पॉपुलेशन हेल्थ से देखो। ओवरऑल ऑथर यहाँ पे क्रिटिसाइज करके यही बोलने की कोशिश कर रहा है कि पिछले कई डेकेड्स में जो गवर्नमेंट है उसने इंडियन पब्लिक हेल्थ में इंडिविजुअल हेल्थ फैक्टर्स पे ज्यादा फोकस किया है, पॉपुलेशन हेल्थ फैक्टर्स पे कम फोकस किया है। फॉर एग्जाम्पल, चाइल्ड हेल्थ के मैटर्स के रिस्पेक्ट में बातचीत की गई है, इन्फेक्शियस डिजीज के रिस्पेक्ट में बातचीत की गई है। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की तरफ भी फोकस जा रहा है। पहले एनसीडीज की तरफ इतना फोकस नहीं था, अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को इंपॉर्टेंस दी जा रही है, क्रॉनिक इलनेसेस को इंपॉर्टेंस दी जा रही है, क्योंकि इससे एक तो बहुत इकोनॉमिक लॉस होते हैं, प्रोडक्टिविटी लॉसेस होते हैं, प्लस लोगों की अवेयरनेस भी बढ़ रही है एनसीडीज की तरफ, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की तरफ। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मतलब कि भाई आपको मान लीजिए कि ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो गया, ठीक है ना, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स को आप कहते हो, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हो गई, कैंसर जैसी बीमारियां हो गई, ये सब आपकी एनसीडीज में आती हैं। तो अब एनसीडीज को सॉर्ट आउट करने का क्या तरीका है? तो भाई हमारी सरकार ने क्या किया कि एनसीडी की स्क्रीनिंग और मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके आया, फिर लोगों को अवेयर किया कि भाई आप वेलनेस के साथ जिए, लाइफस्टाइल इंटरवेंशन अपने अंदर लेके आइए। जरूरी यहां पे यह है कि एनसीडीज की अवेयरनेस को सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डायमेंशंस के साथ जोड़ा जाए। आज की डेट में इंसान किस तरीके की लाइफस्टाइल जीता है? वो हमेशा स्ट्रेस में है, भाई पैसे कैसे कमाऊंगा, नौकरी करनी है, बॉस ऑफिस में चिल्ला रहा है, देर तक ऑफिस में बैठे हुए हैं, तो अपनी हेल्थ पे प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये सब फैक्टर्स ऑलरेडी सोसाइटी में प्रेवलेंट है। अब जब इस प्रकार के फैक्टर्स प्रेवलेंट है तो एक इंसान को कोई एनसीडी हो जाए, इस बात के चांसेस ज्यादा हैं। आजकल ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम तो बहुत कॉमन हो गई है। ऑलमोस्ट आप देख लो कि एक एज के बाद सबको ही हो रही है। और ये ब्लड प्रेशर, डायबिटीज वैसे सीधे सीधे आपको उतनी खतरनाक नहीं लगेगी, आपको लगेगा यार ये तो कॉमन चीजें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को तो बिगाड़ ही देती है ना ये। तो ये ब्लड प्रेशर और डायबिटीज अवॉइड करने का तरीका क्या है? आप एक अच्छी लाइफ जियो, एक शांत लाइफ जियो, प्रेशर वाला सिचुएशन आपके ऊपर क्रिएट ना हो, लेकिन वो पूरी की पूरी क्रिएट कर रही है। एनसीडीज को सॉर्ट आउट करने का क्या कर रहे हैं हम लोग कि भाई एक बार बीमारी हो गई उसके बाद उसकी मतलब मॉनिटरिंग हो, उसको दवाई वगैरह मिले, उसका इलाज वगैरह हो। जरूरी यहां पे ये है कि उस चीज को शुरू करने से पहले ही आप सोशली कुछ ऐसे सॉल्यूशंस लेके आ जाओ कि हाँ भाई इंसान उससे सफर ना करे। लेकिन वो पॉसिबल नहीं है इंडिया जैसे देश में, जहां पे इतनी गरीबी है, लोग नौकरियों के लिए दौड़ रहे हैं, इंसान इतने प्रेशर के अंदर काम कर रहा है। 2007 में नीदरलैंड्स का एक केस यहां पे डिस्कस किया गया। जो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ऑफ द नीदरलैंड्स थे, expounded their ideas on improving population health by exploring the interrelation between health and other related sectors, economy, housing, social cohesion, environment. हेल्थ को इकोनॉमी, पैसों के साथ, जहां आप रहते हो वहां से सोशल कोहेजन, आपकी सोसाइटी में क्या वैल्यू और इन्वायरमेंट, इन सब चीजों के साथ जोड़ के एनसीडीज को टैकल करने की कोशिश की नीदरलैंड से मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ने। लेकिन धीरे धीरे देखोगे कि वहां पे भी कैपिटलिज्म वाला इन्वायरमेंट निकल के आ गया। पर्सनल पर्सनलाइज्ड मेडिकल केयर, हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का डोमिनेंस। मतलब समझिए, जरूरी यह है कि हेल्थ केयर पे जाने से पहले ही चीजों को सॉर्ट आउट कर दिया जाए। मतलब आपको एनसीडी ना हो, इस प्रकार की सिचुएशंस को बना दिया जाए, एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ आपके लिए लेके आई जाए। आपके पास जो नौकरी हो उसके साथ साथ आप जहां पे रह रहे हैं, उसके बाद आपकी जो भी फाइनेंशियल कंडीशंस है, उसके साथ आपकी जो भी सोसाइटी में स्टैंडिंग है, ये सब चीजें अगर अच्छी कर दी जाएंगी, प्लस एक अच्छी हवा में आप सांस ले रहे हो, एनवायरमेंट साफ है, तो आपके बीमार होने के चांसेस कम होंगे। जब आपके बीमार होने के चांसेस कम होंगे, ऑलरेडी आपको हेल्थ मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, हेल्थ केयर की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट इंडिया में क्या हो रहा है कि इन सब चीजों के ऊपर कोई फोकस ही नहीं डाल रहा है। हमारे यहां पे क्या है कि भाई बीमारी हो गई तो उसके बाद बीमारी के क्योर के बारे में सोचा जा रहा है। शुरुआत में चीजों को हेल्थ और वेलनेस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, वो नहीं हो रहा। अच्छा, हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स खुले बहुत हैं, लेकिन जो थोड़े वेल ऑफ टाइप के लोग हैं वही इनको अफोर्ड कर पाते हैं। डेली के बेसिस पे आपकी सोशल लाइफ में ओवरऑल इन हेल्थ और वेलनेस के फैक्टर्स को इंक्लूड कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है ना। प्लस प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया, वो चीजों को कॉमर्शियलाइज कर रहा है, तो ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स बेचना, सेल्फ टेस्ट करवाना, लाइफस्टाइल की गिमिक्स में भैया जिम खोल दी, इतनी महंगी महंगी वेलनेस सेंटर खोल दिए, उसके थ्रू पैसा कमा रहे हैं, ये सब चीजें। प्लस सरकार ओवरऑल हेल्थ पे किस तरीके से और काम कर सकती है, तो सिन टैक्सेस बढ़ा दो, अल्कोहल के ऊपर, शराब के ऊपर, इस प्रकार की चीजों के ऊपर बहुत सारे टैक्सेस बढ़ा दो, जंक फूड के ऊपर बहुत सारे टैक्सेस बढ़ा दो। इस प्रकार के जो स्टेप्स हैं वो बहुत ज्यादा सरकार ले नहीं पा रही है। हम लोग मेडिकल और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की बात करते हैं। जब भी हमारे देश में हेल्थ के रिस्पेक्ट में बात होती है तो हम लोग की क्या बात करते हैं? डॉक्टर्स कम हैं, हॉस्पिटल में बेड्स कम हैं, हॉस्पिटल्स कम हैं, मेडिकल जो सुविधाएं हैं बहुत महंगी हैं,
मेडिकल सुविधाओं को महंगी करना, अफोर्डेबल करना, ये बहुत जरूरी है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम क्वांटम ऑफ हेल्थ सर्विसेज को बढ़ाने के साथ साथ हेल्थ इश्यूज ना हो, इसके बेसिक रूट इशू को सॉल्व कर देना ही एक बहुत अच्छी अप्रोच होगी। लेकिन वो अप्रोच एक्चुअली में इस समय पे केवल इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में नहीं चल पा रही है। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं एनसीडी और बाकी जो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेज है वो कहीं ना कहीं हमें परेशान कर रही है। तो सोशल डिटर्मिनेंट्स बेसिकली यहाँ पे इस पूरे के पूरे आर्टिकल का एक ही सार है। आपके हेल्थ के पर्सपेक्टिव को इकोनॉमी, सोशल कोहेजन, आपकी हाउसिंग के साथ जुड़ा जाए, आपको एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ दी जाए, आपकी सोशल सेटिंग्स को अच्छा किया जाए, तब जाके कहीं ना कहीं हम हेल्थ प्रॉब्लम को ज्यादा टैकल कर लेंगे। और इसको एक पॉपुलेशन हेल्थ का पर्सपेक्टिव दिया गया। हालांकि पॉपुलेशन हेल्थ में ये भी आ जाएगा, नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स ज्यादा हो, नंबर ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल्स ज्यादा हो, साथ साथ जो मेडिकल ट्रीटमेंट हो वो अफोर्डेबल हो। इन फैक्टर्स के साथ साथ मेडिकल प्रॉब्लम हो ही ना, इस चीज को भी इंक्लूड कर देना आपका पॉपुलेशन हेल्थ में आता है। लेकिन हम जो फैक्टर्स को इंप्लीमेंट कर रहे हैं ग्राउंड में, वो इंडिविजुअल हेल्थ पे ज्यादा फोकस करता है, फिर आपका पॉपुलेशन हेल्थ पे कम फोकस करता है। एनसीडीज के चलते जो बीमारियां होंगी, 2030 तक ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो सकता है इंडिया को। तो अभी से ही हम कुछ इस प्रकार की चीजों को आगे लेके आए कि एनसीडीज की हमारा जो डैमेज है वो मिनिमाइज हो जाए। ये सब यहां पे बताया गया। नेक्स्ट आर्टिकल है टाइम टू कीप इन फाइटिंग एट बे। द कांग्रेस कैन होप टू स्टे इन द रेस इन तेलंगाना ओनली बाय इंश्योरिंग यूनिटी अमंग इट्स लीडर्स। देखिए यहां पे क्या बताया जा रहा है। तो भाई देखिए, तेलंगाना की कांग्रेस कमेटी के जो वर्किंग प्रेसिडेंट है संगा रेड्डी एमएलए टी जयप्रकाश रेड्डी, ठीक है ना। अब इन्होंने कहा है कि भाई ये कांग्रेस को छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि कांग्रेस में इनको इंस्टीट्यूशनली मेलाइन किया जा रहा है। और ओवरऑल कांग्रेस के अंदर बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि मिस्टर जयप्रकाश रेड्डी तेलंगाना राष्ट्र समिति ज्वाइन करने वाले हैं। तो ओवरऑल ये जयप्रकाश रेड्डी साहब का डिसीजन निकल के आया, ठीक है। अब जब ये डिसीजन निकल के आया यहाँ पे, तो वैसे मैं आपको बता दूं कि जयप्रकाश रेड्डी साहब पहले भी बहुत तगड़े पार्टी हॉबनॉबर रह चुके हैं। कई बार वो पार्टियां बदल चुके हैं। कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी होगी जो उन्होंने नहीं ज्वाइन किया, अभी इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, जयप्रकाश रेड्डी जी की सही बन नहीं रही थी। कांग्रेस के ही जो प्रेसिडेंट हैं रेवंत रेड्डी साहब, तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं, मतलब तेलंगाना की जो विंग है कांग्रेस, ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी की जो तेलंगाना विंग है, तेलंगाना कांग्रेस, इसके प्रेसिडेंट है ए रेवंत रेड्डी। तो इनकी जयप्रकाश रेड्डी के साथ बनती नहीं थी। जयप्रकाश रेड्डी की इनसे लड़ाई थी। और जयप्रकाश रेड्डी ओवरऑल अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से पार्टियां बदल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने अपना कैरियर शुरू किया था भारतीय जनता पार्टी से। फिर जब अलग राज्य की डिमांड होने लगी, तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग करने की बात करने लगी, तो भाई जब तेलंगाना के राज्य को बनाने का एजिटेशन हुआ, तब क्या हुआ कि जो जयप्रकाश रेड्डी साहब थे वो बीजेपी से शिफ्ट करके टीआरएस को सपोर्ट करने लगे और फिर टीआरएस की तरफ से एमएलए भी बन गए। बाद में आप देखो इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया और कांग्रेस पार्टी का इनको विप बना दिया गया। विप आपको मैंने समझा रखा है लक्ष्मीकांत में क्या होता है। तो भाई एट द फ्लोर ऑफ द लोकसभा या राज्यसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उस पॉलिटिकल पार्टी के जो भी एमएलएज हैं वो पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप के स्टांस को फॉलो करें, इस बात को इंश्योर करता है विप। फिर 2014 में फिर से ये बीजेपी में चले गए और मेदक पार्लियामेंट्री सीट से लड़े। हालांकि ये हार गए, तो बीजेपी से हारने के बाद ये फिर कांग्रेस में वापस लौट आए और अब ये कांग्रेस छोड़ के फिर से तेलंगाना राष्ट्र समिति में चले गए हैं। तो बीजेपी से टीआरएस, टीआरएस से कांग्रेस, कांग्रेस से फिर बीजेपी, बीजेपी से फिर कांग्रेस, फिर से ये टीआरएस, मतलब पार्टी बदलने में ओवरऑल ये हिट है। अभी इमीडिएट क्या रीजन है इनका कांग्रेस को छोड़ने का? देखिए साफ साफ बात यह है, केवल यहां पे जयप्रकाश रेड्डी ही नहीं, कांग्रेस के अंदर कुछ ऐसे डिसीजंस हुए जिससे बाकी लोग नाराज हैं। जैसे हुआ यहां पे ये है कि भाई पहली बात तो कांग्रेस ने पिछली बार जो 2018 में असेंबली पोल्स हुए थे, और तेलंगाना की पॉलिटिक्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2023 में इलेक्शन है, अगले साल ही इलेक्शन है। तो 2018 में जो असेंबली पोल्स हुए थे वहां पे 18 एमएलए निकल के आए थे कांग्रेस पार्टी के। इसमें से 12 एमएलए ने जाके तेलंगाना राष्ट्र समिति को ज्वाइन कर लिया। तो कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन वहां पे कमजोर पड़ रहा है। बट कांग्रेस ने अपना ये जो तेलंगाना कांग्रेस की विंग है उसका प्रेसिडेंट बनाया मिस्टर रेवंत रेड्डी को। अब जैसे ही मिस्टर रेवंत रेड्डी नाराज हुए, आप कह लो कि बहुत सारे लोग कांग्रेस हाईकमांड से नाराज हो गए। जयप्रकाश रेड्डी नाराज हो गए, फिर भोंगीर एमपी कोटिमा रेड्डी वेंकटा रेड्डी नाराज हो गए, बहुत सारे और भी लोग यहां पे नाराज हो गए। सीनियर लीडर हैं वी हनुमंथा राव कांग्रेस के, ये भी नाराज हो गए।
तो इस अपॉइंटमेंट के चलते, मिस्टर रेवंत रेड्डी के अपॉइंटमेंट के चलते, बहुत सारे कांग्रेस की हाई कमांड के जो लीडर्स है तेलंगाना के अंदर, वो बहुत नाराज थे। इनका ये कहना है कि हमने इतने लंबे समय तक काम किया कांग्रेस पार्टी के लिए, और ये मिस्टर रेवंत रेड्डी जो कि पहले तेलुगु देशम पार्टी से थे, ये छोड़ के क्या आए ये आपके कांग्रेस में, आपने ओवरऑल इनको ही पार्टी प्रेसिडेंट की पोस्ट दे दी। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पे कमजोर पड़ रहा है। और कल की डेट में ओवरऑल तेलंगाना में अगर इलेक्शंस चलते हैं तो ये इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस को अंदर से करेगा कमजोर। ओवरऑल यही बात इस आर्टिकल में बताई जा रही है। हल्का फुल्का आर्टिकल था, पॉलिटिकल आर्टिकल था, लेकिन हमने डिस्कस कर लिया कि भाई अलग अलग जगहों पे क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स किस प्रकार से काम हो रही है, इसकी हल्की फुल्की अवेयरनेस तो देखो हमको होनी ही चाहिए। तमिलनाडु के रिस्पेक्ट में भी आज हम बात करेंगे, तेलंगाना के रिस्पेक्ट में बात की, तमिलनाडु के रिस्पेक्ट में ये आर्टिकल है। पीपल्स इंडोर्समेंट, द डीएमके's victory is a vote of confidence for its record of governance over 9 months। देखिए तमिलनाडु में जो अर्बन लोकल बॉडी पोस्ट चल रहे हैं उसमें डीएमके जीत गई है। जो रूलिंग सरकार है डीएमके की, द्रविड़ मुनित्र कजगम की, वो जीत गई है। कॉर्पोरेशंस, म्युनिसिपैलिटीज, टाउन पंचायत में जो वोटिंग हुई वहां पे वो जीत गए। नो डाउट यहाँ पे अपोजिशन कमजोर था, लेकिन अपोजिशन के कमजोर होने के बाद भी जो इफेक्टिव गवर्नेंस यहाँ पे दिखाया है ओवरऑल डीएमके ने, उसी के लिए कहा जा रहा है कि ये यहाँ पे जीते हैं। जो पार्टी प्रेसिडेंट और चीफ मिनिस्टर हैं एमके स्टालिन साहब, उन्होंने ओवरऑल प्रॉपर तरीके से वोटिंग की प्लानिंग की, कैंपेनिंग की प्लानिंग की, एआईएडीएमके को सिस्टमैटिकली हराया है। अभी 9 महीने पहले ही जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हुए थे, वहां पे डीएमके को वेस्टर्न रीजन से कोई भी सीट नहीं मिली। अगर आप देखो तो कोयम्बटूर, सालेम, ये जो इलाके हैं यहाँ पे केवल एआईएडीएमके के जो कैंडिडेट्स हैं वो जीते हैं। लेकिन यहाँ पे डीएमके के चीफ एमके स्टालिन साहब ने इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को इग्नोर नहीं किया, यहाँ पे अपने मिनिस्टर्स को भेजा, यहाँ पे लोगों के साथ इंगेज करने की कोशिश की। और इसीलिए स्पेसिफिकली देखो कि एडापड्डी के एक पलानीस्वामी जो कि एआईएडीएमके के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे, और ओ पनीर सेल्वम ये भी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, इनके बैकयार्ड में ओवरऑल एआईएडीएमके को हरा के आई है डीएमके। मतलब कुल मिला के ये एक बड़ी अच्छी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है कि यहाँ पे जो आप इलाके आपकी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, आप उनसे बदला मत निकालो, आप उनके साथ इंगेज करके उनके लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करो। और ये मिस्टर स्टालिन साहब ने किया है यहाँ पे। मिस्टर स्टालिन साहब चेन्नई के जब मेयर रहे थे, उन्होंने काफी अच्छा काम किया। ये जानते हैं कि जो काउंसिलर्स हैं वो लास्ट माइल कनेक्टर हैं। अर्बन इलाकों में अगर लोगों के साथ जुड़ने वाला कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है ग्राउंड लेवल पे, तो वो काउंसिलर है। तो इस पर्टिकुलर काउंसलर्स का काम करना अच्छे तरीके से बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए यहाँ पे डीएमके को इस बात को इंश्योर करना पड़ेगा कि आगे आने वाले समय में इनकी पार्टी ग्राउंड लेवल पे लोगों के लिए बहुत इफेक्टिवली काम करे। अच्छा, एआईएडीएमके यहाँ पे हार गई है, तो एआईएडीएमके ने ओवरऑल, अच्छा 1996 में इतना जबरदस्त हारी थी, अब यहाँ पे हार रही है। एआईएडीएमके ने बोला कि भाई मनी पावर का इस्तेमाल हुआ है, गवर्नमेंट मशीनरी का गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ है, और सिविक इलेक्शंस में तो अपोजिशन पार्टी हारी जाती है क्योंकि गवर्नमेंट जो रूलिंग पार्टी है वो अपनी डोमिनेंट पोजीशन का इस्तेमाल करती है। इस प्रकार के बहाने एआईएडीएमके ने दिए हैं। लेकिन एआईएडीएमके के इस प्रकार के बहाने यहाँ पे चल नहीं पाएंगे। यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे लोगों को ये भरोसा दिलाना बहुत जरूरी है कि पॉलिटिकल पार्टी आपके लिए काम कर रही है। एआईएडीएमके के एमजी रामचंद्रन साहब और जयललिता मैडम ये भरोसा दिला पाए थे। तो यही भरोसा इस समय पे एआईएडीएमके के बाकी लीडर्स को दिलाना पड़ेगा। उनको ग्राउंड लेवल पे एक कंसोलिडेटेड कंबाइंड एंटिटी की तरह मिलके काम करना पड़ेगा। एक प्रॉपर लीडर जो कि लोगों के बीच में कुछ इंपॉर्टेंस रखता है उसको सामने लेके आना पड़ेगा, तब जाके इनको वोट मिलेंगे। सिर्फ ये भर बोल देना कि नहीं भाई अपोजिशन और ये जो पॉलिटिकल पार्टी है रूलिंग की, ये अपनी पावर का गलत तरीके से इस्तेमाल करके हमको हरा रही है, ये सब बहाने यहाँ पे चलने वाले नहीं है। प्लस बीजेपी भी यहाँ पे लड़ रही है। द्रविडियन हार्टलैंड में बीजेपी ने जब अपना इलेक्शन कैंपेन किया, एआईएडीएमके को भी करिया है, डीएमके को भी करिया है, दोनों को करिया है, और कुछ सीटें यहाँ पे बीजेपी ने जीती भी हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो अभी भी ये बाई पार्टी इलेक्शंस ही थे। ओवरऑल अभी भी दो ही प्रोमिनेंट पार्टीज हैं तमिलनाडु के अंदर, एक एआईएडीएमके, एक डीएमके। बीजेपी ने कुछ सीटें जरूर जीत ली हैं, लेकिन इतनी नहीं जीती हैं कि इफेक्टिवली वो एक इंपॉर्टेंट मेजर पॉलिटिकल प्लेयर यहाँ पे बोला जाए। ठीक है भाई, नेक्स्ट बात करते हैं टर्निंग टू ट्रेड विंड्स। इंडिया हैज एन अपॉर्चुनिटी टू रीसेट इट ट्रेड टाइट्स विद अदर्स वन अकॉर्ड एट अ टाइम। देखिए, लगभग 2 साल पहले यूएई के साथ ही एक मेजर मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला था। आरसीईपी भी इंडिया ने छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो ओवरऑल बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स में इंडिया ऑलमोस्ट घुसने वाला था, लेकिन घुस नहीं पाया। फाइनली इस हफ्ते अनाउंस हुआ है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है।
मतलब इस फ्री ट्रेड पैक्ट का मतलब यह है कि इंडिया इस बात को एक्नॉलेज करता है कि भाई हम ओवरऑल यूएई के साथ और पूरी दुनिया के साथ अपने ट्रेड टाइज को स्ट्रांग करना चाहते हैं, टैरिफ वॉल्स को कम करना चाहते हैं, ताकि बाहर की कंट्रीज के जो इंपोर्ट्स है इंडिया के अंदर कम टैरिफ पे आ सके और हमारे एक्सपोर्ट्स बाहर की कंट्रीज में वहां की कम इंपोर्ट ड्यूटीज में जा सके। तो इससे ट्रेड बढ़ेगा, इकोनॉमिक आउटपुट बढ़ेगा। हो सकता है शॉर्ट टर्म में इंपोर्ट ड्यूटी से सरकार के पास आने वाला पैसा भले थोड़ा कम हो जाए, बट इट इज वर्थ टेकिंग अ चांस। पैंडेमिक के समय पे ये जो इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड था, कहीं ना कहीं इसके अंदर एक ऐसी अर्ज आई कि इनवर्ट टर्न करने लगे। दुनिया भर की कंट्रीज ने अपनी पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए कोरोना के लॉकडाउन्स को इम्पोज कर दिया और डोमेस्टिकली चीजों को प्रयोग मतलब प्रोड्यूस करना शुरू किया। चाइना के अगेंस्ट ये बात उठने लगी कि भाई ये ट्रेड सप्लाई लाइंस को डोमिनेट करता है, तो सप्लाई लाइंस को अपनी कंट्री के अंदर बनाओ, किसी दूसरी कंट्री के ऊपर स्ट्रैटेजिकली डिपेंडेंट रहना सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं टाइट ट्रेवल एंट्री रिस्ट्रिक्शंस पैंडेमिक की वजह से ट्रेड में ओवरऑल अगर आप देखो तो रिस्ट्रिक्शंस लगने की वजह से एक इनवर्ड टाइप की टेंडेंसी आ गई है। इस इनवर्ड टेंडेंसी को यहां पे सही करना जरूरी है। आत्मनिर्भरता और सेल्फ रिलायंस को यहां पे प्रमोट करना जरूरी है। लेकिन इस आत्मनिर्भरता सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करने के लिए आप पूरी दुनिया से अपने कनेक्शंस तोड़ दो, ये यहां पे सही नहीं है। और कहीं ना कहीं इंडिया सही रास्ते पे जा रहा है बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को साइन करके। आरसीईपी साइन कर चुका है, इंडिया उसके अंदर है नहीं। लॉन्ग टर्म में हम इकोनॉमिकली अनकॉम्पिटिटिव हो जाएंगे अगर इस प्रकार के बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स हम साइन नहीं करते हैं। यूएई के साथ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हमारे लिए एक विन विन सिचुएशन है, क्योंकि इससे हमको जीसीसी गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल की कंट्रीज का भी एक्सेस मिल जाएगा और ये कंट्रीज काफी अमीर है, इनका मार्केट काफी पोटेंशियल देता है इंडियन एक्सपोर्टर्स को। स्टैटिस्टिक्स के टर्म्स में बात की जाए तो सिंपल से स्टैटिस्टिक्स है, इनको कहीं पे लिख लीजिए। यूएई इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। 2019-20 में यूएई इंडिया का बायलैटरल ट्रेड था $59 बिलियन। इंडिया ने यूएई में एक्सपोर्ट किया $29 बिलियन और इंपोर्ट किया लगभग $30 बिलियन। $10.9 बिलियन का इंपोर्ट तो 2020 में क्रूड ऑयल का ही था। यूएई के लिए न्यू दिल्ली सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और इस कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बाद ऐसा एक्सपेक्टेड है कि अगले 5 सालों में जो बायलैटरल ट्रेड है इंडिया यूएई के बीच में वो $100 बिलियन में पहुंच जाएगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी अगर हम $60 बिलियन से इस बायलैटरल ट्रेड को $100 बिलियन तक लेके जाते हैं। इनफैक्ट इवन मोर होने का भी यहाँ पे पोटेंशियल है। अब देखिए, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट की जो फाइन प्रिंट है टैरिफ कंसेशंस का, ये अभी पॉइंट आउट नहीं किया। क्या बोलोगे सर ये फाइन प्रिंट क्या है? फाइन प्रिंट जैसे कि अब यूएई से हम लोग बहुत सारी चीजें इंडिया के अंदर इंपोर्ट करते हैं। हम लोग पाइप्स इंपोर्ट करते हैं इंडिया के अंदर, हम लोग आप कह लो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं यूएई में, हम कपड़े एक्सपोर्ट करते हैं, गारमेंट एक्सपोर्ट करते हैं, रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट करते हैं। तो जब हम ये एक्सपोर्ट करते हैं ना, ये किसी टैरिफ हेड में कवर्ड होते हैं। इसको आप बोलते हो सीटीएच, कस्टम टैरिफ हेड। इसको इंटरनेशनली हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ कोड भी बोला जाता है, एचएस कोड बोला जाता है। तो अलग अलग एचएस कोड में इंडिया के अंदर आने वाली चीजों के ऊपर कितनी इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाएगी, कितना जीएसटी लगाया जाएगा, यूएई के अंदर जाने वाले इंडियन गुड्स के ऊपर कितनी इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाएगी, कितना जीएसटी लगाया जाएगा, ये फाइन प्रिंट न्यूएंसेस के ऊपर अभी भी इंडिया और यूएई के ऑफिशियल्स बैठ के एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं। जो भी बातचीत से बाहर निकल के आएगा, हम कह सकते हैं कि हमारे टेक्सटाइल्स और ज्वेलरी के एक्सपोर्ट ओवरऑल बेनिफिट करेंगे। यूएई में जाने के लिए यूएई से भी आने वाले बहुत से एक्सपोर्ट्स इंडिया के अंदर आ सकते हैं। नो वे, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट यूएई से इंडिया के अंदर आएगी। और ऑब्वियसली बात है, जब इस प्रकार का इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट होगा तो इंडिया से और बहुत सारे लोग यूएई में काम करने के लिए जाएंगे। जब वो यूएई में काम करेंगे तो वहां के मार्केट से पैसा कमाएंगे और फिर उस पैसे को अपनी फैमिली मेंबर्स को इंडिया में वापस भेजेंगे, जिसको हम लोग एक टर्म से जानते हैं, रेमिटेंसेस। तो ये रेमिटेंसेस और इन्वेस्टमेंट फ्लो इंडिया के लिए फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स लेके आते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। और केवल यूएई के साथ नहीं, हमारा यूरोपियन यूनियन के साथ भी एक एफटीए इन पाइपलाइन है, जापान के साथ भी। तो बेसिकली ये जो अलग अलग एफटीएज अगर हम साइन करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, नो वे, नो डाउट, दिस इज गोइंग टू बी अ मेजर इकोनॉमिक सक्सेस फॉर इंडिया। नेक्स्ट बात करते हैं यूक्रेन एज अ मैट्रियोश्का डॉल सेट ऑफ क्राइसिस। यहां पे क्या बताई जा रही है? देखिए, रशिया ने ऑफिशियली रिकॉग्निशन दे दिया 2 प्रोविंसेस को कि आप इंडिपेंडेंट। और अभी तो रिसेंटली जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, एक न्यूज निकल के आ रही है कि यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया है रशिया ने। तो ये जो डोनेट्स्क और ल्यूहांस्क नाम का जो रीजन है ईस्टर्न यूक्रेन डॉनबास इलाकों में, ये बेसिकली ऑटोनॉमस है सिंस 2014। लेकिन अब इफेक्टिवली व्लादिमीर पुतिन ने रशियन पीस कीपिंग फोर्सेस को, और ये रशियन पीस कीपिंग फोर्सेस कुछ और नहीं, रशियन आर्मी है, रशियन आर्मी को भेज दिया है इन इलाकों में।
और बोला इन इलाकों में जाकर रशियन एथनिसिटी के लोगों को प्रोटेक्ट करो। वैसे मैं आपको बता दूं कि क्रीमिया हो गया, डॉनबास का ये जो इलाका हो गया, डोनेट्स और लुहांस्क का, इन इलाकों में रशियन एथनिसिटी के लोग डोमिनेट करते हैं और वो कहीं ना कहीं प्रो रशिया है, वो कहीं ना कहीं रशिया के साथ मिलना चाहते हैं, हालांकि उनका इलाका यूक्रेन के अंदर आता है। 2014 से ही एक बड़ी लड़ाई चल रही है इन इलाकों में, जो आपके डोनेट्स्क और लुहांस्क रीजन है, यहाँ पे आपका जो रशियन रेबल्स हैं वो लगातार लड़ रहे हैं यूक्रेन की आर्मी के साथ। 14,000 से ज्यादा लोग यहाँ पे मर चुके हैं। और बेसिकली यहाँ पे रशिया की एक ही कॉल थी कि नाटो का एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए, उसके बाद भी यहाँ पे नाटो का एक्सपेंशन हो रहा है। अभी के लिए डी एस्केलेशन की कॉल है, लेकिन डी एस्केलेशन हो नहीं रहा है, लड़ाई यहाँ पे ऑलमोस्ट शुरू हो गई है। इन दो प्रोविंसेस ऑफ यूक्रेन ने बोल दिया था कि हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे जब क्रीमिया 2014 में टूटा। कहां से? यूक्रेन से, और रशिया में मिला। उसके बाद से देखो इन दो इलाके के लोगों ने मतलब रशियन रेबल्स ने ये बोल दिया कि भाई हम भी यूक्रेन से अलग हो जाएंगे, हम भी एक अलग कंट्री बन जाएंगे। अभी भी ये जो दो इलाके हैं ना, डोनेट्स्क और लुहांस्क, यहाँ पे रशियन रूबल चलता है, इनके रशिया के साथ कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे रहने वाले लोग रशिया के अंदर जा सकते हैं, रशिया से बाहर आ सकते हैं, मतलब रशिया के साथ इनकी कनेक्टिविटी यहाँ पे बनी हुई है। ओके, अब ओवरऑल इन दो रीजन्स को अलग कंट्री बोल देना मॉस्को के द्वारा, इसने कहीं ना कहीं यूएस और बाकी नाटो कंट्रीज को नाराज किया है, ठीक है ना। रशिया जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं भाई, ये रशियन एथनिसिटी के लोग हैं, और अगर हम रशियन एथनिसिटी के लोगों को ही दुनिया में प्रोटेक्ट नहीं कर पाए तो रशियन प्रेसिडेंट की कोई भी यहाँ पे वजूद नहीं बचता है, रशियन आइडेंटिटी का कोई भी यहाँ पे वजूद नहीं बचता है। अगर आप देखो तो इस पूरे के पूरे इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए रशिया, यूक्रेन और ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप ओएससी 2014 से ही बातचीत चल रहा था। मिंस्क प्रोटोकॉल 1 साइन हुआ 2014 में, 2 साइन हुआ 2015 में, लेकिन उसके बाद भी चीजें सॉर्ट आउट नहीं हुई। मिंस्क प्रोटोकॉल में यह बोला कि जो डोनेट्स और लुहांस्क के आसपास जो यूक्रेन के साथ बॉर्डर बना हुआ है, डी फैक्टो बॉर्डर, वैसे तो डोनेट्स और लुहांस्क दोनों यूक्रेन के ही पार्ट हैं, बट है रशियन रेबल्स के कंट्रोल में, तो इस बॉर्डर के आसपास के 15 किलोमीटर के इलाके में कोई भी आर्मी नहीं होगी, आर्म्ड इक्विपमेंट नहीं होंगे। लेकिन यूक्रेन वालों ने अपने इक्विपमेंट नहीं हटाए, रशियन रेबल्स ने अपने इक्विपमेंट नहीं हटाए, लड़ाई तब से ज्यादा जारी है। 14,000 लोग यहाँ पे मर चुके हैं। नॉर्मैंडी लेवल जो टॉक्स हैं फ्रांस, जर्मनी, यूक्रेन, रशिया की, जो कि 2019 में शुरू हुई, नॉर्मैंडी पेरिस प्रोसेस, ये भी यहाँ पे पूरी तरीके से फेल हो चुका है, क्योंकि रशिया यहाँ पे रिटर्न एश्योरेंस चाहता है वेस्टर्न कंट्रीज से कि नाटो का एक्सपेंशन नहीं होगा, यूक्रेन नाटो का पार्ट नहीं बनेगा, लेकिन इस प्रकार का कोई भी एश्योरेंस नहीं मिला है वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से, नाटो की तरफ से, इसलिए चीजें और बद से बदतर यहाँ पे हो गई हैं। और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन स्पेसिफिकली बोल चुके हैं कि भाई हम तो रशियन एथनिसिटी के लोगों को बचाएंगे। अब यहाँ पे इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि यूक्रेन में 2013 में एक प्रकार का कूप हुआ था, जो प्रो रशियन रिजाइम था इसको उखाड़ फेंका गया था और ओवरऑल प्रो वेस्टर्न रिजाइम यूक्रेन में आ गया। जैसे ही ये कांड यहाँ पे हुआ, क्रीमिया जहां पे रशियन एथनिसिटी की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, इसको रशिया ने कब्जा लिया, अपने अंदर ले लिया। क्योंकि जो यूक्रेन के नेशनलिस्ट प्रेसिडेंट आए थे, अल्ट्रा नेशनलिस्ट प्रेसिडेंट वोलोदिमायर जेलेंस्की, ये रशिया के साथ बहुत ज्यादा रिश्ते में इंटरेस्टेड नहीं थे, ये ओवरऑल प्रो वेस्टर्न थे। प्रो वेस्टर्न होने की वजह से अगर आप देखो तो रशियन एथनिसिटी के लोगों को खतरा हो गया था, ऐसा यहां पे रशिया को लगा। हजारों की तादाद में रशियन एथनिक माइनॉरिटी अपने आप को यूक्रेन में सेफ नहीं फील कर रही थी, इसलिए हजारों लाखों की तादाद में रशियंस यूक्रेन से निकल कर रशिया की तरफ आने लगे। रशिया ने उन्हें खुले दिल से रशिया में स्वागत किया, उनको रहने की जगह दी, उनको रशियन पासपोर्ट्स दिए। यूक्रेन ने प्रपोजल दिया हमको नाटो में मिला लो, यूएस ने और बाकी नाटो कंट्रीज ने, कुछ नाटो कंट्रीज ने यहाँ पे पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया, लेकिन ओवरऑल इसके बाद रशिया भी यहाँ पे प्ले में आ गया। उसने बोला कि बहुत सारी कंट्रीज में एक्सपेंशन हो चुका है, ऑलरेडी 13 फॉर्मर सेंट्रल ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं जो कि पहले नाटो के ब्रैकेट के अंदर नहीं आती हैं, वो ज्वाइन कर चुकी हैं। 2 कंट्रीज बहुत मेजर है, एक यूक्रेन, एक जॉर्जिया। यूक्रेन तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि देखिए नेपोलियन ने जब अटैक किया था 1799 में, तो भी यूक्रेन के थ्रू किया था रशिया में, और जब हिटलर ने अटैक किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय पे 1939 से 1945 के बीच में, तो भी यूक्रेन के थ्रू ही अटैक हुआ। मतलब पास्ट में, हिस्ट्री में जब भी रशिया के ऊपर अटैक हुआ है वो यूक्रेन के थ्रू ही हुआ है। तो कल की डेट में अगर नाटो ज्वाइन कर लेता है यूक्रेन, तो नाटो की जो मिसाइल्स यूक्रेन के अंदर डिप्लॉय होंगी वो 5 मिनट से कम में मॉस्को शहर पे गिर सकती हैं। तो इस बात पे रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एकदम क्लियर थे
कि यूक्रेन को तो हम नाटो का पार्ट नहीं बनने देंगे, और कहीं ना कहीं इसमें व्लादिमीर पुतिन सक्सेसफुल हो गए हैं। यूक्रेन और जॉर्जिया, इन दोनों कंट्रीज को ओवरऑल पुतिन ने बोल दिया कि ये दोनों नाटो के मेंबर नहीं बने। यूक्रेन का तो इलाका कब्जा लिया, जॉर्जिया वहीं से चुप्पा बैठा होगा, कहीं हमारा भी इलाका ना कब्जा लें। तो इसीलिए अगर आप देखो तो कुल मिला के इस पूरी की पूरी क्राइसिस में रशिया विनर निकल के आ रहा है। अब विनर क्या, वॉर सा छिड़ता नजर आ रहा है। न्यूज तो प्रिलिमिनरी इनिशियली यही निकल के आ रही है। लेट्स सी ये फाइनली कहां पे जाके एंड करता है, किस हद तक वेस्टर्न कंट्रीज इस वॉर में नहीं इन्वॉल्व होती हैं, यूक्रेन किस हद तक रशिया को रिपल बैक कर पाता है, ये सब आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। वैसे यहाँ पे बहुत हद तक वेस्टर्न कंट्रीज की भी गलती है। 1990s में जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ था तब रशिया बना था। अब सोवियत यूनियन के कंपैरिजन में रशिया कमजोर था। आज की डेट में रशिया को एज अ कंट्री देखोगे तो कहीं से भी वो आपको कमजोर नहीं दिखेगा, लेकिन सोवियत यूनियन की ताकत के कंपैरिजन में देखिए तो रशिया कमजोर था। तो जब नया रशिया बना था तो जो रशियन लीडर थे मिखाइल गोर्बाचेव साहब, ठीक है ना, इनको प्रॉमिस किया गया कि नाटो ईस्टवर्ड एक्सपेंड नहीं करेगा। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने इनको प्रॉमिस किया 1989 में, लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक 10 कंट्रीज ऑलमोस्ट नाटो में मिल चुकी हैं, और कुछ तो ऐसी हैं जो रशिया के साथ बॉर्डर बनाती है। बताइए वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो कि रशिया के साथ बॉर्डर बनाती है और नाटो के मेंबर बन चुकी हैं। तो इसीलिए यहां पे देखोगे कि रशिया की इनसिक्योरिटी यहां पे बढ़ रही है। और यूक्रेन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले जो भी अटैक्स हुए हैं रशिया के ऊपर वो यूक्रेन की तरफ से हुए, तो यूक्रेन नाटो का मेंबर बन जाए, ये चीज बिल्कुल भी व्लादिमीर पुतिन को नहीं पच रही, और ऑलमोस्ट यहां पे वॉर शुरू हो गया है। अच्छा, यूएस और रशिया का स्टांस एकदम क्लियर है। यूक्रेन को लेके यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, खासकर फ्रांस और जर्मनी का क्या स्टांस है, इस पे थोड़ा हिसाब हिला हुआ है। देखिए, जर्मनी की अगर बात की जाए तो नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन, ये पाइपलाइन के थ्रू रशिया से गैस आएगी जर्मनी के अंदर। इस गैस की जरूरत है जर्मनी को। अब जर्मनी वैसे तो प्रो रशिया रहना चाहता है, लेकिन उसके ऊपर बहुत प्रेशर आ रहा है यूएस से, इसलिए जर्मनी बीच में सा फंसा हुआ है कि क्या बोले भाई, किसकी तरफ जाएं, यूएस की तरफ जाएं या रशिया की तरफ जाएं। अगर रशिया के अगेंस्ट जाते हैं, नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन बंद हो जाती है, तो प्रॉपर तरीके से गैस रशिया के अंदर से लेके नहीं आ पाएंगे, जर्मनी की इकोनॉमी को काफी नुकसान पहुंचेगा। फ्रांस की बात की जाए तो फ्रांस यूएस से थोड़ा नाराज चल रहा है। ऑकस सिक्योरिटी अरेंजमेंट साइन हुआ, तो पहले फ्रांस ऑस्ट्रेलिया को जो सबमरीन्स बेच रहा था वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। अब यूके और यूएस मिलकर ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन्स बेच रहे हैं, तो फ्रांस को ऐसा लग रहा है कि हमें पिछवाड़े में चाकू भोंक दिया यूएस ने। तो कुल मिला के फ्रांस और जर्मनी का स्टांस, वैसे तो वो लोग ओपनली बोल रहे हैं कि डी एस्केलेशन करो, यूक्रेन पर अटैक ना करो, बट अंडर ही अंडर कहीं ना कहीं फ्रांस और जर्मनी रशिया से अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं। रशिया से ओवरऑल वो साइड स्टेप नहीं करना चाहते। तो इस यूक्रेनियन क्राइसिस में क्या निकल के आता है, क्या नहीं निकल के आता है, चीजें काफी ज्यादा पॉलिटिसाइज हो चुकी हैं। रशियन प्रेसिडेंट को इतना अपर हैंड मिल चुका है कि क्रीमिया, डोनेट्स और लुहांस्क वापस मिले यूक्रेन को, इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि यहाँ पे रशियन एथनिसिटी के लोग रहते हैं और वो लोग खुद चाहते हैं कि वो जाके रशिया के अंदर मिल जाए। लेट्स सी आगे क्या निकल के आता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ लेक्चर को शेयर करिएगा, हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।